गुड मॉर्निंग, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सोनल, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट। देखिए, पाकिस्तान की लाहौर में बीती रात जो जबरदस्त बवाल हुआ, उसको लेकर एक बड़ी खबर आपको बता दें। इमरान खान की पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष और पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के पूर्व सीएम चौधरी परवेज इलाही के घर में गेट तोड़कर जबरदस्ती घुस गई पुलिस। लाहौर के ज़ुहूर इलाही रोड इलाके में परवेज इलाही के घर पुलिस और एंटी करप्शन टीम ऊंची दीवारें वाले एक अहाते में घुस गई। परवेज इलाही के घर में दाखिल होने के लिए पुलिस बख्तरबंद गाड़ियों के साथ पहुंची और बख्तरबंद गाड़ियों से घर का दरवाजा तोड़ने की कोशिश की। ये देखिए तस्वीरें, कैसे बख्तरबंद गाड़ियों से स्पीड से ले जाकर उस गेट को धक्का दिया जाता है और उसको खोलने की कोशिश की जाती है। मेन गेट से घुसने के बाद पुलिस ने चौधरी परवेज इलाही के घर का दरवाजा भी लात मारकर तोड़ दिया। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, कैसे लात मारकर वो दरवाजा तोड़ा जा रहा है। इलाही तो नहीं मिले, लेकिन उनके परिवार और स्टाफ के 11 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, कैसे पुलिसकर्मी वहां मौजूद है, मीडिया वहां मौजूद है और पुलिस लगातार गेट को और दीवार को फांदकर अंदर घुसने की कोशिश कर रही है। परवेज इलाही पर 12 करोड़ के घोटाले के आरोप में मुकदमा दर्ज है और इसी मामले में कल इनकी जमानत की मियाद खत्म हो रही थी, जिसे कोर्ट ने आगे बढ़ा दिया। लेकिन इसके बावजूद पुलिस चौधरी परवेज इलाही को पकड़ने के लिए इनके घर में घुस गई। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जबरदस्त बवाल हुआ है पाकिस्तान में। इमरान खान की पार्टी के जो कार्यकारी है, अध्यक्ष है और पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के पूर्व सीएम है चौधरी परवेज इलाही के घर में गेट तोड़कर जबरदस्ती पुलिस जो है वो घुस गई। पहले बख्तरबंद गाड़ियों से दरवाजे को धकेला गया ताकि दरवाजा फोर्सफुली खुले। उसके बाद मेन गेट को पुलिस ने लात मारकर तोड़ने की कोशिश की और अब आप ये तस्वीरें देख सकते हैं, पुलिस वहां मौजूद है, मीडिया वहां मौजूद है और दीवार फांदकर पुलिस अंदर घुसने की कोशिश कर रही है। ये तस्वीरें देखिए आपकी टीवी स्क्रीन पर। तो इलाही रोड इलाके में परवेज इलाही के घर पुलिस और एंटी करप्शन टीम ऊंची दीवारें वाले एक अहाते में घुस गई। तो इमरान के करीबियों पर शहबाज की पुलिस टूट पड़ी तो इमरान खान भी खौफ में है। इमरान खान घर से बाहर निकलते हैं तो बाल्टी में मुंह रखकर, जी हाँ, ठीक सुना आपने, इमरान खान बिना बाल्टी से मुंह ढके घर से कदम तक नहीं रखते। पूरी दुनिया पाकिस्तान के पूर्व पीएम पर हंस रही है। उनकी नदियां बहाने की धमकी देने वाला, when they come out, there'll be a bloodbath. आखिरी कतरे तक जंग लड़ने का दम भरने वाला। एक रास्ता वो कि हाथ खड़े करके हम हार मानने की करेंगे, दूसरा रास्ता टीपू सुल्तान का कि आखिरी खून के कतरे तक हम मुकाबला करेंगे। हिंदुस्तान के खिलाफ न्यूक्लियर वॉर की वार्निंग देने वाला। अगर आप ये समझते हैं कि आप पाकिस्तान के ऊपर कुछ किसी किस्म का हमला करेंगे, पाकिस्तान रिटेलिएट करने का सोचेगा नहीं, पाकिस्तान रिटेलिएट करेगा। ये गीदड़ भभकी और जहर से भरी जुबान आप पहचानते हैं, ये बयान आप सुन चुके हैं, लेकिन ये फ्लैशबैक इसलिए जरूरी था ताकि आपको समझ आ जाए कि एटम बॉम्ब से जंग की धमकी देने वाला प्रोपेगेंडा मास्टर असल में तो खुले में निकलने से भी डरता है। दर्जन भर बुलेट प्रूफ शील्ड्स और बुलेट बकेट में चेहरा छिपाकर एक शख्स इस्लामाबाद कोर्ट में पेशी के लिए जा रहा है। जानते हैं बुलेट प्रूफ बकेट में छिपा कौन है? ये वही इमरान खान है जो एटम बॉम्ब की धमकी देते थे। एक साल 8 अलग अलग मामलों में इमरान की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेशी थी। कोर्ट परिसर में कोई अनहोनी ना हो जाए, इसीलिए कैमरे पर बेखौफ और बहादुर दिखने का नाटक करने वाले इमरान खान अपने साथ साय को भी महफूज रखने वाला सुरक्षा घेरा लेकर चल रहे थे, वो भी बाल्टी में मुंह छिपाकर। अप्रैल के पहले हफ्ते में भी इमरान इसी तरह बाल्टी में मुंह रखकर लाहौर कोर्ट में दाखिल हुए थे। सोशल मीडिया पर लोगों ने तंज कसा था कि यही बुलेट प्रूफ बाल्टी इमरान को न्यूक्लियर अटैक से बचाएगी। सोचिए, जिस मुल्क में एक्स पीएम ही ऐसे चलने को मजबूर हो, वहाँ आम पाकिस्तानी कितना महफूज होगा।
देखिए, पाकिस्तान में जो हालात है वो बेहद तनावपूर्ण है। सवाल तो पाकिस्तान के फ्यूचर का भी है, क्योंकि चीन ने पाकिस्तान को ठगने का फुल प्रूफ प्लान रेडी कर लिया है। चीन 58 अरब डॉलर में 3000 किलोमीटर लाइन पाकिस्तान में बिछाएगा, जो ईरान और तुर्की तक जा सकती है। आखिर कैसे चीन ने पाकिस्तान को गुलाम बनाने का आखिरी दांव खेला है, ये भी आपको जरूर देखना चाहिए। बिना मतलब के तो चीन अपना बुखार तक किसी को ना दे, बिना मतलब के तो जिनपिंग किसी पर रत्ती भर रहम ना करे, लेकिन जब बात अपने लालच की हो तो छलिया चीन किसी भी हद तक गिर सकता है। पाकिस्तान को गुलाम बनाने के लिए चीन 58 अरब डॉलर में 3000 किलोमीटर लंबी रेलवे लाइन बिछाने जा रहा है। ये फ्यूचर में ईरान और तुर्की तक जा सकती है, लेकिन चीन के इस दाव से पाकिस्तान की आवाम दहशत में है। अगर पाकिस्तान में चाइना की इन्वेस्टमेंट की बात की जाए तो बहुत सी चीज़ें ऐसी नज़र आती हैं जो ईस्ट इंडिया कंपनी और सब कॉन्टिनेंट में नज़र आती थी। जिस तरह से ये काम चल रहा है तो मुझे भी ऐसे ही लग रहा है कि टेक्निकली चाइना का कब्ज़ा हो जाएगा पाकिस्तान पर, क्योंकि एक तरफ से वो बिज़नेस तो ला रहे हैं, रोज़गार तो ला रहे हैं, बट उसके साथ जो है ना वो कब्ज़ा भी किए जा रहे हैं। चीन ने 58 अरब डॉलर की रेलवे सिस्टम प्रणाली के साथ अपने अब तक के सबसे महंगे बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का प्रस्ताव दिया है, जो सिस्टम पाकिस्तान को पश्चिमी चीन से जोड़ेगा। लेकिन चीन के इस दाव में भी पाकिस्तानी आवाम को गुलाम बनने का आभास हो रहा है। मुझे तो अभी भी फील होता है कि चाइना ही हम पर मुसल्लत हुआ है, और जैसे जैसे टाइम गुजरता जाएगा उनका रोब और उनका दबदबा, उनकी मेजॉरिटी हमारे मुल्क में ज़्यादा होती जाएगी। ज़ाहिर बात है, जिस वक्त कोई बाहर का मुल्क की इन्वॉल्वमेंट हमारे मुल्क के अंदर ज़्यादा हो जाए तो फिर हम लोग दबते ही चले जाएंगे। पाकिस्तानी आवाम का डर बेजा नहीं है, बगैर मतलब के ड्रैगन कुछ नहीं करता। सीपैक के बाद अब चीन पाकिस्तान में रेलवे लाइन बिछाकर जिन्ना के मुल्क को हड़पने निकल गया है। इसी का खौफ इस्लामाबाद में इस वक्त लोगों के मन में दौड़ रहा है। और देखिए, इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, अब दिल्ली में चल रहे पहलवानों और कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह के बीच दंगल की। देखिए, बड़ी खबर यह है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद बीती रात भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष और बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह पर केस दर्ज हो गया है। ब्रजभूषण सिंह पर कार्रवाई की मांग को लेकर दिल्ली के जंतर मंतर पर धरने पर बैठे हैं पहलवान। आपको बता दें कि ब्रजभूषण सिंह पर कन्नॉट प्लेस थाने में 2 एफआईआर दर्ज की गई है। नाबालिग पहलवान की शिकायत पर पॉक्सो एक्ट भी लगाया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर। दिल्ली के जंतर मंतर पर बैठे इन पहलवानों ने कुश्ती संघ के खिलाफ लड़ाई में राउंड 1 जीत लिया है। सुप्रीम कोर्ट के कहने पर दिल्ली पुलिस ने कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ 2 एफआईआर दर्ज कर ली है। एफआईआर कन्नॉट प्लेस थाने में दर्ज की गई है। पहली एफआईआर नाबालिग पहलवान की शिकायत पर दर्ज की गई है, जिसमें पॉक्सो एक्ट भी लगाया गया है। दूसरी एफआईआर बालिग पहलवानों की शिकायत पर है। महिला पहलवानों ने ब्रजभूषण सिंह पर यौन शोषण का आरोप लगाया है। एफआईआर दर्ज हुई, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया था, दिल्ली पुलिस ने ऑर्डर मान लिया। इसमें कहना क्या है, यही है कि भाई ठीक है, एफआईआर दर्ज होगी, अच्छी बात है। एफआईआर से न्याय थोड़ी मिलता है, एफआईआर तो दिल्ली पुलिस को पहले ही दिन कर लेनी चाहिए थी। पहलवानों का कहना है कि जब तक उन्हें इंसाफ नहीं मिल जाता वो धरने पर बैठे रहेंगे। वो ब्रजभूषण सिंह की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। जब तक उन्हें अरेस्ट नहीं किया जाता तब तक धरना जारी रहेगा। उनको गिरफ्तार किया जाए, क्योंकि 7 लड़कियों ने कंप्लेंट्स दिया, कोई छोटी बात नहीं होती है, उसमें पोक्सो का भी केस है। जनवरी में जब पहलवान पहली बार धरने पर बैठे थे तब खेल मंत्रालय ने 4 हफ्ते में रिपोर्ट की बात कही थी, लेकिन अभी तक जांच रिपोर्ट नहीं आई है। तो देखिए, पहलवानों का ये धरना और अब देश में टॉकिंग पॉइंट बन चुका है। कई लोग इनके सपोर्ट में हैं, तो कुछ लोग इस धरने को लेकर सवाल भी उठा रहे हैं। लेकिन इस सब के बीच खिलाड़ियों की तरफ से इस मामले को लेकर कुछ और डिटेल सामने आ रही है, और इन सारी बातों पर केंद्र सरकार का रिएक्शन आया है। ओलंपिक जैसे इवेंट में देश का नाम रोशन करने वाले इन खिलाड़ियों ने जंतर मंतर को अपना सेकंड होम बना लिया है। लेकिन इस बड़े से पोस्टर से उनके धरने का मकसद भी साफ दिखाई पड़ता है। जिस वक्त सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई जारी थी, उससे पहले जंतर मंतर पर इस पोस्टर पर भी चर्चाओं का दौर शुरू हो गया। बीजेपी सांसद और WFI चीफ के मामले का जिक्र इस पोस्टर में था। पोस्टर में कुल 38 मामले ब्रजभूषण के खिलाफ बताए गए।
यहाँ पर ब्रिजभूषण शरण सिंह के खिलाफ यहाँ पर जितने भी आज तक मुकदमा, जितना भी FIR है, वो एक पोस्टर के थ्रू, यहाँ पर एक पोस्टर के फॉर्म में इन लोगों के द्वारा, खिलाड़ियों के द्वारा लगाया गया है। और इसमें टोटल आप देखिए तस्वीरों में 38 धाराओं का जिक्र किया गया है और किस थाना में ये FIR दर्ज है वो भी यहाँ पर जिक्र किया गया। पहलवानों का इल्जाम है कि इस मामले में सरकार का जो रिस्पांस रहना चाहिए था वो नहीं रहा। हालांकि खेल मंत्रालय का कहना है कि खिलाड़ियों को पूरा टाइम दिया गया था, उनकी बात सुनी गई थी। मैं भी कई घंटों तक, एक दिन नहीं 2 दिन उनसे मिला, उनसे बातचीत करके कमेटी का गठन किया गया, फैक्ट फाइंडिंग कमेटी का, ओवरसाइट कमेटी का। उस कमेटी के सामने जितने लोगों को पेश होना था सबको अवसर दिया, और अवसर देने का मतलब है कि जिसको जो भी बात रखनी थी वो रखी। हमारे कहने से बबीता को उन्होंने कमेटी में लिया था, तो उनकी सहमति भी तो होनी चाहिए थी। उनकी सहमति हुई नहीं, ना उनसे रिपोर्ट पढ़वाई गई, ना उनसे साइन भी उसने जबरदस्ती किए हैं। पहलवानों का हौसला इसलिए भी बढ़ा है क्योंकि पिछले 24 घंटे में कई बड़ी हस्तियों ने उनके धरने को सपोर्ट किया है। ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा ने पहलवानों के सपोर्ट में ट्वीट किया। सानिया मिर्जा, वीरेंद्र सहवाग, सोनू सूद, हरभजन सिंह और इरफान पठान भी खुलकर सपोर्ट में आए हैं। 1983 क्रिकेट वर्ल्ड कप विजेता कपिल देव ने भी खिलाड़ियों के धरने का सपोर्ट किया है। उन्होंने इंस्टाग्राम पर स्टोरी शेयर की और लिखा, क्या इन्हें कभी न्याय मिलेगा। अब देखिए, पहलवानों की जो मांगे हैं उसे लेकर अब पुलिस एक्शन में आ गई है। सरकार का कहना है कि सबकी बात सुनी जा रही है, लेकिन जिस वक्त ये सारे डेवलपमेंट हुए उसी दौरान पहलवानों का ये प्रोटेस्ट सियासत के अखाड़े में कन्वर्ट होता दिखाई दिया है। अचानक कई नेता धरने के सपोर्ट में पहुंच गए हैं। क्या पहलवानों के धरने का सियासीकरण हो गया? क्या नेताओं ने धरने को हाईजैक कर लिया? क्या मोदी विरोधियों को धरने के नाम पर नया मंच मिल गया? सवाल इसलिए क्योंकि धरने के फौरन बाद पहलवानों का स्टैंड बदल गया था। पहले धरने पर नेताओं की एंट्री बैन थी, लेकिन अब इस धरने में कुछ नेताओं को सियासत का स्कोप दिखाई दे रहा है। आम आदमी पार्टी से लेकर कांग्रेस और लेफ्ट पार्टी के लीडर्स लगातार धरने में अपनी मौजूदगी दर्ज करा रहे हैं। शायद जितना दिल में दर्द आज जंतर मंतर आके हुआ है, शायद दिल में दर्द कभी इतना नहीं हुआ है जितना आज दिल में दर्द हुआ। कल जब मैं उन खिलाड़ियों की टीवी पे बाइट देख रही थी और जब इनकी आंखों से आंसू निकले, ये आंसू देख के तो पत्थर भी पिघल जाएंगे, लेकिन मोदी जी के कान पे जू नहीं रहेंगे भैया ये आंसू देखकर। दिल्ली की एजुकेशन मिनिस्टर के साथ हेल्थ मिनिस्टर भी पहुंचे। मैसेज ये दिया कि चिंता मत कीजिए, हम आपके साथ हैं। दिल्ली के चीफ मिनिस्टर भी धरने को सपोर्ट देने आने वाले हैं। मैं अपनी तरफ से, अपनी पूरी की पूरी सरकार की तरफ से, हमारे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी की तरफ से इन बहनों को आश्वासन देने आया हूँ। किसी देश की, पूरे विश्व में किसी देश की सरकार जो है इस आंदोलन को फिर नहीं रोकता। पहली बार राजनेताओं का ताला असली पहलवानों से पड़ा, मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ असली कुश्ती है और असली पहलवान है। इसी तरह की लाइन और लेंथ पर कांग्रेस और लेफ्ट पार्टी भी बयान रिलीज कर रही है। पहलवानों के धरने के नाम पर निशाना केंद्र सरकार पर था। देशवासियों को बताना चाहिए कि वो खेल मंत्री और खेल मंत्री ऐसे खिलाड़ियों को, जिन खिलाड़ियों ने सबसे ज्यादा देश के लिए गौरव प्राप्त करने का काम किया, इन खिलाड़ियों को भी न्याय दिलाने के लिए वो खेल मंत्री सक्षम क्यों नहीं हुए, खेल मंत्रालय सक्षम क्यों नहीं हुआ। आज सुप्रीम कोर्ट ने दर्शा दिया कि ये इनडिसिप्लिन नहीं था, वो न्याय के लिए अपने अधिकारों का प्रयोग कर रहे थे। सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज नहीं, बल्कि अब इस धरने के अंदर खाप पंचायतें भी दिखाई देने लगी है। उनका भी सपोर्ट दंगल के दूसरे राउंड वाले प्रोटेस्ट के साथ है। सवाल यह है कि कहीं पहलवानों का ये धरना नेताओं के सियासी नफे नुकसान में उलझ तो नहीं जाएगा। और स्पेशल रिपोर्ट में खबरें लगातार जारी, रुकते हैं थोड़ी देर में, लेकिन आपको बता दें कल प्रसारित होगा प्रधानमंत्री मोदी के मन की बात का 100वां एडिशन। मन की बात ने कैसे लोगों के दिलों में जगह बनाई, आइए सुनते हैं कुछ लोगों से। नए से नए टॉपिक को उठा करके इन्होंने सोल्व किया है। जितनी बार भी हमने सुनते हैं तो अलग ही महसूस होता है, भाई ये टॉपिक हमारा रह गया था। ये जो मन की बात का जो कार्यक्रम चलाया है, बहुत अच्छे स्तर पर कार्यक्रम शुरू किया गया है। इससे जो आम लोग हैं, आम जनता है, जो भी आम तरह के छोटे छोटे बच्चे हैं, वे भी इससे जुड़ाव महसूस करते हैं कि हाँ, हमारे देश के प्रधानमंत्री जुड़ाव महसूस करते हैं। गर्व के 100 लम्हे, उम्मीद की 100 कहानियां, उत्साह के 100 अल्फाज, सुकून के 100 पल,
सीख की 100 तस्वीरें, समाधान के 100 नुस्खे, सिर्फ दिल की बात, 100 बात की मन की बात। स्पेशल रिपोर्ट देख रहे हैं। अब इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, लखनऊ से उत्तर प्रदेश परिवहन निगम यानी यूपीएसआरटीसी की वेबसाइट हैक होने के बाद एक बड़ा फैसला लिया गया है। वेबसाइट हैक होने के चलते टिकटिंग सिस्टम हैक हो गया था और कई लोगों के ऑनलाइन टिकट फंस गए। ऑनलाइन टिकट बुक कराने वाले यात्रियों के पैसे रिफंड किए जाएंगे। साथ ही मंगलवार रात वेबसाइट हैक की गई थी। हैकर्स ने 40 करोड़ बिटकॉइन की मांग की थी। आपको बता दें, इस मामले में एक्शन लेते हुए यूपी सरकार ने संजय कुमार को परिवहन निगम के प्रबंध निदेशक पद से हटा दिया है और आईएएस एन वेंकटेश्वर को यूपीएसआरटीसी के एमडी का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। देखिए, आगे बढ़ते बात करते हैं कर्नाटक की। देखिए, कर्नाटक की पूरी सियासत मुद्दों से हटकर बयानों में उलझ गई है और बयान भी ऐसे ऐसे कि चुनावी जंग में जहरीले सांप और विष कन्या की एंट्री करा बैठे। अब माफी मांगने की मांग भी उठ रही है और सफाइयों का सिलसिला शुरू हो चुका है। ನಾನು ಅವ್ರಿಗೆ ಮುಗಿದಿದ್ದೆಲ್ಲ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಅದು ಒಂದೇನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹಾವಿದ್ದಂಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಹಿಂಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಏನು ಹೇಳ್ದೆ ನೆಕ್ ನೋಡ್ತೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ अल्टीमेटली ಅದು ಡೆತ್ ಅಪ್ಪ ಅಂತ। पहले बयान फिर सफाई, ये बात बीजेपी को रास नहीं आई। कर्नाटक के चुनावी घमासान में सर्प अध्याय खोल चुके खरगे स्लिप ऑफ टंग का बहाना बनाकर खिसकने की मुद्रा में थे, लेकिन बीजेपी ने मौका लपक लिया, ग्रैंड ओल्ड पार्टी को जवाब दिया। अमित शाह ने कहा, जितनी गाली दीजिएगा उतना कमल खिलेगा। खरगे जी उनको कहते हैं कि विषैला सांप जैसे हैं। सोनिया गांधी जी कहती है मौत का सौदागर। मोदी जी को जितना भी गाली बोलोगे कमल इतना ही अच्छे से खिलकर बाहर आने वाला है। बीजेपी जहरीले सांप वाले मुद्दे पर कांग्रेस को अभी ठीक से घेर भी नहीं पाई थी कि कर्नाटक के बीजेपी विधायक लय में आ गए। सोनिया गांधी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी कर दी। सोनिया गांधी विषयकन्ने ನಂಗಾದ ದೇಶ ಹಾಳು ಮಾಡನಂತ ಚೀನಾ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಏಜೆಂಟರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತ सोनिया गांधी। बासनगौड़ा यत्नाल की जुबान से ये तीर निकला ही था कि कांग्रेस ने लपक लिया और बीजेपी को बैकफुट पर धकेलने की कोशिश शुरू हो गई। आप शायद आंखें चुराएंगे, लेकिन आज आपका कैरेक्टर टेस्ट पर है। आज आपकी राजनीतिक मर्यादा, राजनीतिक शुचिता टेस्ट पर है। आपको माफी मांगनी पड़ेगी इस देश से, इस देश की औरतों से और सोनिया गांधी जी से। ऐसे गाली गलौज का कोई जगह नहीं है और हमने इस एमएलए साहब से बात भी किया है आज सुबह। लेकिन ये मानिए कि जब हमारे सबसे बड़े नेता को ऐसे गाली लोग देंगे तो गुस्सा और प्रक्रिया तो होगा ही। कर्नाटक के प्रचार का दौर अभी 10 दिन और चलेगा और इन 10 दिनों में सियासी दिग्गजों की जुबान क्या क्या रंग दिखाएगी, बस देखते जाइए। देखिए, चुनाव आते ही नेताओं के जो बयान है वो तीखे हो जाते हैं और मर्यादाएं टूटने लगती है। सियासत की यही फितरत राजस्थान में भी दिखाई दे रही है, जहां इसी साल चुनाव होने हैं और इसके लिए बीजेपी और कांग्रेस के नेता पूरी ताकत से प्रचार में जुटे हुए हैं। राजस्थान में बीजेपी की तरफ से सीएम पोस्ट के लिए फ्रंट रनर माने जा रहे गजेंद्र सिंह शेखावत भी एक्टिव हैं। चित्तौड़गढ़ में बीजेपी ने जन आक्रोश रैली की तो शेखावत ने राजस्थान की कांग्रेस सरकार पर पूरा आक्रोश उड़ेल दिया। पेपर लीक, करप्शन जैसे आरोपों पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की घेराबंदी की और बीजेपी के सत्ता में आने पर सीबीआई जांच का वादा भी कर दिया। लेकिन इसी दौरान उनका एक बयान विवाद के घेरे में आ गया। राजस्थान में राजनीति के इस रावण अशोक गहलोत को समाप्त करना चाहते हो तो दोनों उनका बुझाएं उठाओ और राजस्थान में राम राज्य की स्थापना के लिए और पूरी ताकत के साथ में बोलो भारत माता की। जवाब खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दिया। गजेंद्र सिंह शेखावत पर करप्शन का आरोप लगाया। लगे हाथ ये भी पूछ लिया कि मुझे रावण कहने से पहले खुद राम क्यों नहीं बनते। वो कहता अशोक तो रावण है, रावण, मैं रावण हूँ, चलो मैं रावण हूँ, तुम राम बन जाओ भाई, मर्यादा पुरुषोत्तम राम बनना सीखो। गहलोत का क्रोध यहीं शांत नहीं हुआ।
बोले गजेंद्र सिंह शेखावत किसी भी वक्त जेल जा सकते हैं। उनके मित्रों को जेल में डाला हुआ है, वो भी कभी भी जेल जा सकता है। वो कहता था मैं तो मुलजिम हो ही नहीं, तो मुलजिम नहीं हो तो फिर हाईकोर्ट जमा के लिए गई। राजस्थान में दिसंबर 2023 से पहले चुनाव हो सकते हैं और हर 5 साल में सरकार बदलने वाले राजस्थान में सत्ता वापसी की उम्मीद लगाए बैठी बीजेपी इस बार शेखावत पर दांव खेल सकती है, लेकिन कांग्रेस शेखावत के बयान को पूरे राजस्थान का अपमान साबित करने पर लगी हुई है। और एक बार फिर स्वागत है आपका, आप देख रहे स्पेशल रिपोर्ट। देखिए अब बात प्रयागराज के माफिया साम्राज्य की, जो हर बीतते दिन के साथ पतन की ओर जा रहा है। और इस बीच अतीक अहमद की सीक्रेट लाइफ से जुड़ा एक और बड़ा खुलासा हुआ है। यह ऐसा हिडन सीक्रेट है जो अतीक की पत्नी शाइस्ता को भी परेशान करता था। वो अतीक अहमद के खानदान की नहीं है, दूर दूर तक उसका माफिया फैमिली से कोई कनेक्शन नहीं है, लेकिन इसके बावजूद वो अतीक अहमद की सबसे खास थी। इतनी खास थी कि उसकी और अतीक की करीबी से मिसेस माफिया शाइस्ता परवीन भी अनकंफर्टेबल थी। साबरमती, देवरिया और प्रयागराज, अतीक अहमद जिस जेल में रहा, ये महिला जेल में जाकर उससे मिलती थी। ये महिला अतीक के गढ़ करेली के रहने वाली है और इसके खातिर अतीक अहमद ने पानी की तरह पैसा बहाया। और जब फ्रीक्वेंटली मुलाकात नहीं हो पा रही थी तब अतीक अहमद इस महिला से फोन पर बड़ी देर तक बात करता था। सूत्रों के मुताबिक अतीक अहमद ने इस महिला को प्रयागराज में एक आशियाना भी गिफ्ट किया था। अतीक की बीवी शाइस्ता को इस महिला से चिढ़ थी। शाइस्ता को इस महिला के नाम से भी नफरत थी। शाइस्ता और अतीक के बीच इस महिला के कारण झगड़ा भी हो चुका था। इस महिला का नाम शबाना बताया जा रहा है। इस तस्वीर को गौर से देखिए। दावा किया जा रहा है कि कचहरी में अतीक की पेशी के दौरान ये जो बुर्के वाली ऊपरी मंजिल से नीचे झांक रही है वही शबाना है। शबाना की बाकी डिटेल्स हासिल करने के लिए पुलिस कचहरी में लगे सीसीटीवी कैमरे खंगाल रही है। और ऐसा नहीं है कि शबाना के बारे में इनपुट सिर्फ प्रयागराज की कचहरी से मिला। जांच एजेंसियों को ये पता चला है कि उमेश पाल के मर्डर से पहले शबाना साबरमती जेल भी गई थी। मोबाइल डिटेल ने सारा राज खोल दिया और अब दावा किया जा रहा है कि जांच टीम के पास अतीक और शबाना की कॉल रिकॉर्डिंग भी आ चुकी है। पुलिस ने अभी तक शबाना को अरेस्ट नहीं किया है, लेकिन उसके बारे में जानकारी जरूर जुटाई जा रही है। शबाना नाम की इस मिस्ट्री वुमेन से पुलिस बहुत जल्द पूछताछ कर सकती है। एक सवाल ऐसा है जो प्रयागराज पुलिस को सबसे ज्यादा परेशान कर रहा है। 24 फरवरी को जब उमेश पाल को गोलियों से भूना गया तब एक महिला कार से उतरकर शूट आउट का वीडियो बना रही थी। क्या ये महिला शबाना थी? कहीं ये महिला व्हाट्सएप के जरिए अतीक अहमद को लाइव तस्वीरें तो नहीं भेज रही थी? अगर ये लिंक मिल गया तो वायरल शबाना बहुत बड़ी कानूनी मुसीबत में फंस सकती है और माफिया के बारे में कई और राज खुल सकते हैं। अब देखिए अतीक और अशरफ तो मर गए तो जिंदा बच गए। उनके खिलाफ पुलिस की फाइल मोटी होती जा रही है। अतीक की फैमिली के इतने बुरे दिन आ गए हैं कि जो भी कभी अतीक अहमद की IS 227 गैंग में शामिल होते थे, अब वही अतीक के परिवार के खिलाफ FIR दर्ज करवा रहे हैं। ये सबूत है कि माफिया के साथ साथ उसका खौफ भी मिट्टी में मिल चुका है। मिसेस माफिया कहाँ है? अतीक के हर जुर्म की राजदार शाइस्ता परवीन कहाँ छिपी है? इन सवालों का जवाब प्रयागराज पुलिस को परेशान कर रहा है। प्रयागराज से सटे कौशाम्बी में पुलिस का सर्च ऑपरेशन हिंट कर रहा है कि चकिया की क्राइम क्वीन यहीं कहीं छिपी हो सकती है। पुलिस को इनपुट मिला था कि शाइस्ता परवीन यहीं सराय अकील इलाके में हो सकती है और उसके बाद पुलिस की जो टीम थी वो यहां पर पहुंची। ये रेड जो थी वो पुलिस की तरफ से शुरू की गई और तलाश की जा रही है शाइस्ता परवीन की, लेकिन शाइस्ता परवीन एकदम प्रोफेशनल क्रिमिनल की तरह बिहेव कर रही है, वो पुलिस के हाथ नहीं आ रही है। कौशाम्बी के अलावा हर उस जगह पुलिस के जवान एक्टिव है जहां शाइस्ता के छिपे होने का इनपुट है। 50,000 की इनामी इस लेडी डॉन ने देश की सबसे बड़ी पुलिस को छका के रखा हुआ है। शाइस्ता फरार हो गई है और पुलिस के लिए सस्पेंस बनी हुई है। वहीं जेल में बंद उसका बेटा अली पॉलिटिकल पार्टियों के लिए सस्पेंस बना है और इस सस्पेंस की वजह है एक वायरल चिट्ठी। प्रयागराज से लेकर लखनऊ तक ये चिट्ठी वायरल हो चुकी है। इस चिट्ठी में अतीक और अशरफ की मौत के लिए बीजेपी और समाजवादी पार्टी पर आरोप लगाए गए हैं। कुल मिलाकर कहें तो ये चिट्ठी एक चुनावी अपील है जिसमें किसे वोट करना है और किसे वोट नहीं करना है ये मैसेज छिपा है। अली ने खुद की जान को खतरा बताया है। हालांकि ये चिट्ठी वाकई अली ने लिखी है, इसे लेकर संशय बना है। लेकिन इस वायरल चिट्ठी में शाइस्ता के मारे जाने का डर स्याही बनकर दर्ज है। इस बीच जेल में बंद अतीक के दोनों बेटे
उमर और अली पर एक और एफआईआर दर्ज हो गई है और ये एफआईआर भी अतीक के करीबी बिल्डर मोहम्मद मुस्लिम ने दर्ज कराई है। 2017 में मोहम्मद मुस्लिम की एक प्रॉपर्टी को हथियाने के लिए अतीक अहमद के गुर्गों ने उनका अपहरण कर लिया था और जान से मारने की धमकी दी थी। इस मामले में अब अतीक अहमद के बेटे उमर और अली के खिलाफ अपहरण, रंगदारी और मारपीट समेत कई गंभीर धाराओं में केस दर्ज हो चुका है। हैरानी की बात यह है कि अतीक जादों पर एफआईआर कराने वाला मोहम्मद मुस्लिम भी कई मामलों में अतीक के साथ सह अभियुक्त रहा है। प्रयागराज से लखनऊ तक मोहम्मद मुस्लिम पर धोखाधड़ी और जालसाजी के 16 मुकदमे दर्ज है। और देखिए खबरों में आगे बढ़ते बात करते, देखिए हेट स्पीच सामाजिक ताने बाने को तोड़ती है और इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ा स्टैंड लिया है और सभी राज्य को हेट स्पीच में बिना शिकायत एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया है। इस मामले में अगली सुनवाई जो है वो 12 मई को होने वाली है। असल में सुप्रीम कोर्ट में मामले में हेट स्पीच को लेकर तीखी बहस हुई, कई दलील दी गई। इस दौरान जस्टिस के.एम. जोसेफ और बी.वी. नागरत्ना की बेंच ने मामले की सुनवाई के दौरान कहा कि हम धर्म के नाम पर कहां पहुंच गए हैं, ये बहुत दुखद है। कोर्ट ने कहा कि जब भी कोई नफरत फैलाने वाला भाषण देता है तो सरकारें बिना किसी शिकायत के एफआईआर दर्ज करें। हेट स्पीच से जुड़े मामलों में केस दर्ज करने में देरी होने पर इसे अदालत की अवमानना माना जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा कि ऐसे मामलों में कार्रवाई करते हुए बयान देने वालों के धर्म की परवाह नहीं करनी चाहिए। इसी तरह धर्मनिरपेक्ष देश की अवधारणा को जिंदा रखा जा सकता है। अदालत ने कहा कि हेट स्पीच एक गंभीर अपराध है जो देश के धर्मनिरपेक्ष ताने बाने को प्रभावित कर सकता है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने 2022 के आदेश का दायरा बढ़ाते हुए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को ये निर्देश दिए हैं। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ उत्तर प्रदेश, दिल्ली और उत्तराखंड सरकार को ये आदेश दिया था। असल में सुप्रीम कोर्ट देश के अलग अलग हिस्सों में दाखिल हेट स्पीच से जुड़ी पिटीशंस पर सुनवाई कर रहा है। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि न्यायाधीश गैर राजनीतिक हैं और उन्हें पार्टी ए या पार्टी बी से कोई सरोकार नहीं है। जजों के दिमाग में सिर्फ भारत का संविधान है। इससे पहले मार्च 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई में कहा था कि हर रोज टीवी और सार्वजनिक मंचों पर नफरत फैलाने वाले बयान दिए जा रहे हैं। क्या ऐसे लोग खुद को कंट्रोल नहीं कर सकते? कोर्ट ने कहा था कि जिस दिन राजनीति और धर्म अलग हो जाएंगे, नेता राजनीति में धर्म का उपयोग बंद कर देंगे, उसी दिन नफरत फैलाने वाले भाषण भी बंद हो जाएंगे। स्पेशल रिपोर्ट देख रहे आप। देखिए विज्ञान और आधुनिकता के इस दौर में आयुर्वेद फिर से वरदान साबित हुआ है। हम बात कर रहे हैं खेड़ा के नडियाद स्थित ब्रह्म आयुर्वेद अस्पताल की, जहां आयुर्वेद से कर्म के साथ साथ उनकी तकलीफें दूर करते हैं और भगवान ने हमको इस काम के लिए चुना है। ये हमारे लिए सबसे बड़ा अवार्ड है। जो सबसे बड़ा प्रोमिनेंट डिसीज इस क्षेत्र का जो है जिसका ट्रीटमेंट हम करते हुए यूरिथ्रल स्ट्रक्चर, उसके अलावा ब्लैडर आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन, इंटरस्टिशियल सिस्टाइटिस, रिकरेंट और मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट यूटी है, ऐसे बहुत सारे अनेकविध कंडीशंस का हम आयुर्वेदिक पद्धति से ट्रीटमेंट करते आ रहे हैं पिछले 20 सालों से। और ईश्वर की दया से हमारे अधिकतम पेशेंट्स बहुत अच्छे से जी रहे हैं। हमारे पास आज तक देश के लगभग सभी राज्यों से पेशेंट्स हैं। इतना ही नहीं, अपितु अब तक लगभग 21 देशों के पेशेंट्स हमारे यहाँ पे आके ट्रीटमेंट करके गए हैं। ब्रह्मा आयुर्वेद में देश भर से मरीज आते हैं जो वर्षों से पेशाब की समस्या से पीड़ित थे, लेकिन ब्रह्मा आयुर्वेद में इलाज कराने के बाद उन्हें समस्या से निजात मिली। मेरी वाइफ को करीबन 4 साल से पेशाब में, मूत्र मार्ग में बहुत दिक्कत थी, जलन होती थी और हमने
लोकल आयुर्वेद, बाद में नेचुरोपैथी, सब टाइप के ट्रीटमेंट ली, एलोपैथी, कोई जगह पर फर्क नहीं पड़ा। करीबन 14 दिन हुआ आज ट्रीटमेंट को। जलन में 90-95% कम हो गया है। पहले तो मेरा जब आरजू किया था इस बार आने से पहले, तो मेरा फ्लो काफ़ी कम था, 2 या 3 मैक्स फ्लो था। उसके बाद में अभी देखा तो मतलब वहाँ पहले बार यूरिन करते टाइम पे 2 या 3 मिनट लगते थे, अभी मैक्सिमम मेरा 10 या 15 सेकंड में पूरा खाली हो जाता है ब्लैडर। 1-2-3 घंटे का मीटिंग किया, मेरे बड़े भाई साहब डॉक्टर है, उसको साथ में लेके आया, फिर विश्वास हुआ कि जिंदगी जीने का ही नहीं, या अगर तो रास्ता मिलता है तो कुछ ना कुछ तो। सुप्रीम कोर्ट से लेकर हर और बहस छुड़ी है। क्या सेम सेक्स मैरिज लीगल होनी चाहिए? अगर हाँ तो क्यों, और अगर नहीं तो भी क्यों? सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बेंच सुनवाई कर रही है, मगर फैसले के पहले राष्ट्रपति के नाम लिखी गई एक चिट्ठी की चारों तरफ चर्चा है। सेम सेक्स मैरिज को कानूनी मान्यता नहीं दी जा सकती। सेम सेक्स मैरिज हमारी संस्कृति के खिलाफ है और सेम सेक्स मैरिज तर्कहीन और अप्राकृतिक है। राष्ट्रपति के नाम लिखी गई इस चिट्ठी में यही लिखा है, और ये चिट्ठी लिखी है महाराष्ट्र के पूर्व डीजीपी प्रवीण दीक्षित ने। इस चिट्ठी के समर्थन में 104 ब्यूरोक्रेट्स और 16 जजों के भी हस्ताक्षर हैं। ये चिट्ठी ऐसे वक्त में आई है जब देश की सबसे बड़ी अदालत में बहस चल रही है कि समलैंगिक कपल की शादी को कानूनी मान्यता दी जाए या नहीं। सरकार ने कहा है कि ऐसी याचिकाओं को नहीं सुना जाना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। वहीं जो लोग सेम सेक्स मैरिज की वकालत कर रहे हैं, उनका ये कहना है कि इसको भी एक्सेप्ट किया जाना चाहिए। राइट टू इक्वालिटी के तौर पर और बाकी जो संविधान में अधिकार मिले हुए हैं उसके तौर पर इसको स्वीकार किया जाना चाहिए। 5 जजों की बेंच इस बड़े इशू से जुड़े हर पहलू को समझ रही है और हर दलील पर विचार कर रही है। याचिकाकर्ता पक्ष में 34 देशों में सेम सेक्स मैरिज को कानूनी दर्जा दिए जाने का हवाला दे रहे हैं, तो केंद्र का पक्ष रखते हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता समलैंगिक विवाह से जुड़ी कई खामियां सुप्रीम अदालत के सामने रख चुके हैं, जिसमें बच्चा गोद लेने, बैंक अकाउंट खोलने, भरण पोषण का अधिकार मिलने, सरकारी योजनाओं का फायदा मिलने जैसे बड़े मुद्दे शामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट में अब इस मामले की अगली सुनवाई 3 मई को होगी। उससे पहले देश के बड़े जजेस और 100 से ज्यादा ब्यूरोक्रेट्स का चिट्ठी लिखना और राष्ट्रपति से हस्तक्षेप की मांग करना LGBT समुदाय और संगठनों को पसंद नहीं आ रहा है। अब बात कर लेते हैं जर्मनी की, जो भारत का मजाक उड़ाने के चक्कर में खुद ही मजाक बन गया। जर्मनी की मैगजीन ने आबादी के मसले पर भारत की खिल्ली उड़ाने के लिए कार्टून छापा, लेकिन जर्मनी के राजदूत ने ही उसे आईना दिखा दिया। गोरों की छोटी सोच का प्रमाण है ये कार्टून। विवाद की जड़ जर्मनी की मैगजीन डेर स्पीगल में छपा यही कार्टून है, जिसमें एक टूटी फूटी ट्रेन की छत पर अंदर और बाहर सैकड़ों लोग लटके हैं। ये ट्रेन ट्रैक के पैरेलल चीन की ट्रेन को ओवरटेक कर रही है। जर्मन कार्टूनिस्ट ने भारत का मजाक उड़ाने की कोशिश की तो खुद जर्मन राजदूत ने सफाई दी, इस दावे के साथ कि दिल्ली मेट्रो जर्मनी से भी बेहतर है। I would like to invite this cartoonist to come on a metro ride with me in Delhi. Delhi has a metro which is so state of the art that I think many metros in Germany are not as good as Delhi metro, and the same is valid for the train system. So I think he should inquire a bit more about India and know how state of the art the railway system is. जर्मन कार्टूनिस्ट ने ये कार्टून क्यों छापा, इसकी भी वजह है। हाल में भारत ने आबादी के मामले में चीन को पीछे छोड़ा है। इसी पर कार्टूनिस्ट ने चुटकी लेकर भारत को नीचा दिखाने की कोशिश की, लेकिन खुद जर्मन राजदूत ने कार्टूनिस्ट को फटकार लगा दी। विरोध की मिसाइलें मोदी सरकार के खेमे से भी दागी गयी। जाहिर है जर्मन कार्टूनिस्ट जैसे कुछ गोरे आज भी भारत को सांप सपेरों का देश समझते हैं, लेकिन ऐसे लोग अपने बिल से बाहर झांकें और देखें कि आज भारत न्यू इंडिया बनकर कैसे दुनिया फतेह कर रहा है।
जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।